वेलकम स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आप एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, लाइंस एंड एंगल्स। हिंदी में इसको कह सकते हैं रेखा और कोण। लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक में हम लोग सबसे पहले लाइन के बारे में समझा जाए। जब लाइन बनती कैसे है इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें। तो जब पॉइंट एक दूसरे से मिलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं तब जा कर के लाइन बनती है। यानी एक पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, ऐसे ही पॉइंट पॉइंट अगर हम रखते चले जाएं मिला करके तब जा कर के लाइन बनती है। लाइन दोनों ही दिशाओं में एंडलेसली यानी कभी ख़त्म नहीं होती, बढ़ती हुई जाती है। तो ये दोनों ही दिशा में बढ़ती हुई जाती है। इसके लिए हम एरो दोनों तरफ लगा देते हैं और ये कहते हैं कि ये लाइन है। ये एरो शो कर रहा है कि ये लाइन राइट साइड में भी कभी ख़त्म नहीं होगी, लेफ़्ट साइड में भी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो लाइन को हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। इसके नाम लिखने का जो तरीका है वो एक तरीका तो ये है कि लाइन के ऊपर स्मॉल लेटर से जैसे यल लिख दिया तो ये लाइन यल हो गया, या यम लिख दिया तो स्मॉल लेटर में तो लाइन यम हो गया। और इसको लिखेंगे ऐसे लाइन यल। ये सिंबल है लाइन का। अब एक दूसरा तरीका लाइन को लिखने का है। ये लाइन जा रही है, ये लाइन कभी ख़त्म नहीं होगी। सो वी कैन नॉट नो द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का जो एंड पॉइंट है ये हम कभी पता नहीं कर सकते। और इस लाइन का नाम लिखने का एक दूसरा तरीका भी है कि इस लाइन पर एक पॉइंट हमने सपोज करें ए ले लिया और दूसरी तरफ एक पॉइंट बी ले लिया लाइन पर। अब हम इसको लिखेंगे ए बी। ए बी इज़ दी लाइन, ये लाइन का सिंबल हो गया। या फिर इसी लाइन ए बी को अगर कोई लिखे बी ए तो भी गलत नहीं है, क्योंकि जो लाइन ए बी है वही लाइन बी ए भी है। तो इस तरीके से भी हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन के बाद बात आती है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट इज़ द पार्ट ऑफ लाइन। ये लाइन का ही एक भाग होता है। जैसे ये ए बी लाइन है, इस लाइन में से अगर हम ए बी पोर्शन निकाल लें और उसको ऐसे बना दें, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। दिस ए बी इज़ नाउ लाइन सेगमेंट। अब ये जो ए बी है ये लाइन सेगमेंट हो गया। इसका अगर नाम लिखना है तो हम लोग इसका शुरुआती पॉइंट लिखेंगे ए और लास्ट वाला पॉइंट लिखेंगे बी और इस पे सिंबल बना देंगे लाइन सेगमेंट का। नाउ दिस इज़ नोन एज लाइन सेगमेंट ए बी। इसको लाइन सेगमेंट ए बी अब कहेंगे, या फिर इसको अगर बी ए कहें तो भी गलत नहीं है। चाहे ए बी कहें चाहे बी ए लाइन सेगमेंट कहें। सो इन लाइन सेगमेंट द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट आर नोन। जो लाइन सेगमेंट होता है उसके हमें आखिरी पॉइंट, एंड पॉइंट्स पता होते हैं। लाइन में हमें जो एंड पॉइंट्स हैं वो मालूम नहीं होते हैं। इसके बाद बात आती है रे की, यानी किरण। रे में क्या होता है कि ये एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और आगे बढ़ते हुए ऐसे चली जाती है। इसको कहेंगे कि ये रे है। जैसे टॉर्च अगर हम लोग जलाते हैं तो रोशनी टॉर्च से निकलती है और आगे बढ़ते हुए एंडलेसली चली जाती है। तो इस तरह से रे बनती है। इसका नाम लिखने का तरीका यह है कि जहाँ से ये रे स्टार्ट हो रही है वो पॉइंट हमको पता होता है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे इज़ नोन टू अस। हमको मालूम होता है कि रे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट का नाम लिख सकते हैं ए, और फिर एक और पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करें बी।
तो ए से स्टार्ट हो करके बी से हो करके जा रही है, तो ये रे हुआ। और इसको सिंबॉलिकली इस तरीके से लिखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ए लिखेंगे, बी से हो करके जा रही है, ऊपर रे का चिन्ह हो गया, ए बी इज़ द रे। इसको हम लोग बी ए नहीं लिख सकते क्योंकि इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी। अगर कोई कहे कि इसको भी इसी के तरीके से बी ए लिख दें तो इसको बी ए नहीं लिख सकते, इसको हमें ए बी ही लिखना पड़ेगा। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग लिखते हैं और फिर आगे एक पॉइंट और लेते हैं और इस मिला करके ऐसे ही दोनों पॉइंट के नाम लिखते हुए रे को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बी इज़ द रे। तो इस तरह से लाइन सेगमेंट और रे की बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एंगल की बात करते हैं। एंगल यानी कोण। कोण को ऐसे समझ सकते हैं, इफ़ टू रे स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, दो रे हैं और वो अलग अलग रे हैं, टू सेपरेट रेज इफ़ स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट देन स्पेस बिटवीन दी टू रेज इज़ नोन एज एंगल। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर के एक किरण जा रही है और इसी पॉइंट से हो करके एक दूसरी अलग किरण जा रही है, तो इन दोनों रेज के बीच का जो स्पेस है ये एंगल है। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, अगर दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो लाइन सेगमेंट, तो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है उस पर भी एंगल बनते हैं। जैसे एक एंगल यहाँ पर बना, एक एंगल ये भी हुआ, एक दूसरा एंगल इसको भी मान सकते हैं और एक एंगल ये हुआ। तो ऐसे में भी एंगल्स बनते हैं। इफ़ टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, तो ऐसे केसेस में भी एंगल बनते हैं। तो इस तरह से एंगल बने। जैसे ये एंगल बना हुआ है, इसका अगर हम लोग नाम लिखना चाहें तो एक ओरिजिन पॉइंट इसका है, इसको लिख सकते हैं ओ, और यहाँ ओ से दो रे स्टार्ट हो रही हैं, एक रे है ओ ए एंड अनदर रे इज़ ओ बी, इसका नाम लिख सकते हैं। नाउ ए ओ बी इज़ द एंगल। एंगल को ऐसे लिखते हैं, सिंबल ऑफ एंगल बनाते हैं, फिर इसका नाम हो गया ए ओ बी, ये एंगल हुआ। या फिर इसी को कोई ऐसे लिख दें, एंगल बी ओ ए, तब भी वही बात है, दोनों सही है। चाहे एंगल ए ओ बी लिखें, चाहे एंगल बी ओ ए लिखें। एक और तरीका होता है एंगल के नाम लिखने का। सपोज करें यहाँ 1 लिख दें, तो इसको कह सकते हैं एंगल 1। ये भी एक एंगल रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका हुआ, एंगल 1। तो इस तरीके से हम लोग एंगल के बारे में पहले से जानते हैं और एंगल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास 7th में जो हमको पढ़ना है वो है रिलेटेड एंगल्स, यानी दो या दो से ज़्यादा एंगल होने से कुछ रिलेटेड एंगल्स फॉर्म होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। रिलेटेड एंगल में सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या फिर इसको पूरक कोण कहते हैं। तो इसमें दो एंगल ऐसे एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जिनका सम 90 डिग्री हो, तो कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। जैसे सपोज करें एक एंगल है ये और एक एंगल हमारा है ये, दो एंगल ये हो गए। एक की वैल्यू है 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हो गई 30 डिग्री, और इस एंगल की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। अब इन दोनों को अगर हम सम करते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल को अगर जोड़ते हैं, तो अब इसका जो सम मिलेगा वो मिलेगा 90 डिग्री। तो ऐसे में इसको अगर हम 1 कहें, एंगल 1, और इसको एंगल 2 कहें, तो ये दोनों जो एंगल हैं, दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इज 60 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री इज 30 डिग्री। ये दोनों ही एंगल
एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाते हैं। तो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता हो जोड़ने से, तो वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे के कहे जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए हमारे पास दो एंगल होने चाहिए, इसीलिए इसको रिलेटेड एंगल्स के श्रेणी में रखते हैं और इसको हिंदी में पूरक कोण भी कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता हो तो दोनों कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाते हैं। दूसरा है फिर इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें दो एंगल हम लोग लेते हैं। सपोज करें एक एंगल ये हुआ और एक दूसरा एंगल लेते हैं, ये एक दूसरा एंगल हुआ। पहले एंगल की जो वैल्यू है मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है। जो दूसरा एंगल है इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 120 डिग्री है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमको इनका जो सम है वो 180 डिग्री मिलेगा। So in this case, if sum of two angle is equal to 180 degree, then the both angles are known as supplementary angle of each other. जब दो कोणों का जोड़ 180 अंश हो रहा हो तो वह दोनों कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल या हिंदी में संपूरक कोण कहे जाते हैं। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसको भी हम रिलेटेड एंगल के श्रेणी में ही रखते हैं, बिकॉज हियर वी नीड टू एंगल्स। यहाँ पर हमको दो कोणों की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए ये भी रिलेटेड एंगल में हो गए। तो ये इन दोनों को साथ साथ लेना पड़ेगा, तभी सप्लीमेंट्री एंगल की बात आएगी, क्योंकि दो कोणों का जोड़ जब 180 होगा तभी वह एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहे जाते हैं। अब हम लोग रिलेटेड एंगल्स में थर्ड पर आते हैं, थर्ड पॉइंट पर। इसमें है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स में भी दो एंगल होने चाहिए, इसीलिए रिलेटेड एंगल्स के साथ में इसका भी नाम आता है एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों एंगल साथ साथ में होने चाहिए, पड़ोसी होने चाहिए। जैसे फिगर बना हुआ है, एंगल 1 और 2 ये अगल बगल के एंगल हैं। तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए जो कंडीशन है, पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि इनका कॉमन आर्म होना चाहिए। जैसे ये आर्म कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। एक कंडीशन पहली जो है वो ये है कि इसमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक कॉमन आर्म भी होना चाहिए। ये हो गया कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म हो गया और ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। तो दो पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि जो अदर इसकी आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होना चाहिए। यानी ये कॉमन आर्म हो गई, इसके अपोजिट साइड में अदर टू आर्म्स होनी चाहिए, तब ये दोनों एंगल क्या कहे जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहे जाएंगे। तो इसमें तीन बातों का हमको ध्यान रखना है। फर्स्ट, इसमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स यानी दोनों जो एंगल हैं उनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, उनका शीर्ष एक ही होना चाहिए। नंबर 2, कॉमन आर्म होना चाहिए, एक आर्म उसमें कॉमन होना चाहिए, यानी कोण की जो भुजा है वो कॉमन होना चाहिए, जैसे यहाँ पर है। और तीसरी कंडीशन है अदर टू आर्म्स शुड बी अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। जो कॉमन आर्म है उसके अपोजिट में होनी चाहिए अदर टू आर्म्स। अगर ये ऐसा केस होता है तो दोनों एंगल 1 और 2 वो एंगल एडजेसेंट एंगल्स कहे जाएंगे। नेक्स्ट रिलेटेड एंगल्स है लीनियर पेयर।
इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म, लीनियर पेयर या रैखिक युग्म। इसको समझा जाए, लीनियर पेयर तब बनता है जब दो एंगल इस तरह से बने जो एक ही रेखा पर हो। जैसे यहाँ पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल ये हुआ 1 और ये दूसरा एंगल हुआ 2। हियर एंगल 1 एंड 2 फॉर्म लीनियर पेयर। यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों मिल करके लीनियर पेयर बनाते हैं। इसकी एक पहचान ये भी होती है कि इन केस ऑफ लीनियर पेयर सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश भी होता है, क्योंकि ये कोण एक रेखा पर बनते हैं। लीनियर पेयर में एक बात ये भी है कि इसमें कम से कम लीनियर पेयर बनाने के लिए दो एंगल तो होने चाहिए। इसमें दो से ज़्यादा एंगल भी हो सकते हैं लीनियर पेयर बनाने के लिए, वो ऐसे भी हो सकता है। इस तरह से भी हो सकता है। इसमें जैसे एंगल 1, ये एंगल हो गया 2, ये हो गया एंगल 3। एंगल 1, 2 और 3 तीनों मिल करके यहाँ पर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तीनों का जोड़ 180 हो रहा है और तीनों एक लाइन पर बन रहे हैं, इसलिए ये लीनियर पेयर कहे जाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर की एक पहचान ये है कि दोनों एंगल या दो से ज़्यादा एंगल अगर हैं तो उनका जो सम है 180 होना चाहिए, एक बात। और दूसरा ये कि वो एक लाइन पे बनने चाहिए, यानी कि जो उनके एंगल के, दोनों एंगल के या दो से ज़्यादा एंगल के जो लास्ट आर्म्स हैं वो एक लाइन बनाने चाहिए। यानी एक रेखा पर जब कोण इस तरह से बनते हैं तो कहा जाता है कि रैखिक युग्म बना रहे हैं या लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म भी कॉमन है। साथ ही साथ ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनका दोनों का सम 180 डिग्री भी हो रहा है। तो लीनियर पेयर के केस में दो कंडीशन को हमको ध्यान में रखना है। नंबर 1, दो या दो से ज़्यादा एंगल जो है उनका जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए सम, और साथ ही साथ वो एंगल एक लाइन पर स्थित किसी पॉइंट पर बनने चाहिए। तो हम लोग आसानी से लीनियर पेयर को पहचान सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट रिलेटेड एंगल्स में। जो नेक्स्ट है 5th नंबर पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या हिंदी में इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं या शीर्ष सम्मुख कोण भी कह सकते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे फॉर्म होते हैं इसको देखा जाए। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं। जैसे एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गई, और दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। अब इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो गए। पहला एंगल ये है 1 और इसके अपोजिट जो एंगल है वो है 2। तो हियर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। संक्षेप में VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसको कह सकते हैं। साथ ही साथ एक पेयर इसमें और फॉर्म हो रहा है इधर की तरफ, इसको कह सकते हैं एंगल 3, इसको कह सकते हैं एंगल 4। सो एंगल 3 एंड एंगल 4 आर आल्सो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों ही
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जो पेयर होते हैं वो इक्वल भी होते हैं, बराबर भी होते हैं। जैसे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर। इस एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमको इसमें जितने भी पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, उसमें जो एंगल्स दिए गए हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमको पता करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है तो इसमें 20 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो इसमें हमें 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता करना है। तो हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री इक्वल टू, पहले ऐसे लिख लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तब वह दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाते हैं। इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द बोथ द एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे 20 डिग्री का पता करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो हमको 90 डिग्री में से 20 डिग्री घटाने से मिलेगा। तो हियर वी सब्ट्रैक्ट 20 डिग्री फ्रॉम 90 डिग्री, 90 माइनस 20 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 70 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री बिकॉज सम ऑफ 20 एंड 70 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में दिया है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फर्स्ट पार्ट है, इसका फिगर बना हुआ है 105 डिग्री का, हमें इसका सप्लीमेंट एंगल पता करना है। तो हम लोग लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105 डिग्री। 105 डिग्री का हमें सप्लीमेंट्री एंगल पता करना है। और हम लोग जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स में सम ऑफ टू एंगल्स जब 180 डिग्री होता है तब दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहे जाते हैं। इसका मतलब 105 का अगर हमें सप्लीमेंट्री एंगल पता करना है तो हमें 180 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 105 और ये आ जाएगा 75 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 75 डिग्री। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन के बाकी पार्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें वह एंगल पता करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। और हम लोग जानते हैं कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के तब होते हैं जब उनका सम 90 डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि वो एंगल x है व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। लेट एंगल इज x, एंगल इक्वल टू x। तो यहाँ पर अगर x एंगल x के ही कॉम्प्लीमेंट है, इट मीन्स इफ़ वी ऐड these two angles then we get 90 डिग्री। यानी x अगर x के ही कॉम्प्लीमेंट है तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है। यहाँ हमको पता करना है वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो अपने ही बराबर हो। तो x अगर मानते हैं तो x प्लस x का सम 90 होना चाहिए। और इसको सॉल्व कर लें तो हमको मिलेगा 2x इक्वल टू 90। और यहाँ से 2 को ट्रांसपोज कर दें दूसरी तरफ तो x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2। और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री इज़ द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये अपने कॉम्प्लीमेंट के भी बराबर है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा 45 होगा। 45 और 45 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। तो आंसर इज 45 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में एक फिगर बना हुआ है, इसमें एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पर बने हुए हैं। और देखने से लग रहा है कि दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स,
इनका दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है। क्वेश्चन में दिया है इन फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इफ़ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर एंगल 1 घटता है, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2, तो एंगल 2 में क्या चेंज होगा, सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो एंगल 2 में क्या चेंज होगा कि दोनों एंगल फिर से सप्लीमेंट्री बने रहें। एंगल 1 डिक्रीज्ड हो रहा है, तो ऐसे में एंगल 2 में क्या चेंज करा जाए कि वो दोनों फिर से सप्लीमेंट्री एंगल बने रहें, दोबारा भी बने रहें उसके घटने के बावजूद। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर एंगल 1 घटता है, डिक्रीज्ड होता है, तो एंगल 2 को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो दोनों का सम 180 बना रहेगा। तो आंसर हो जाएगा, इफ़ एंगल 1 डिक्रीज्ड then angle 2 should be increased to both angles still remain सप्लीमेंट्री, यानी दोनों एंगल सप्लीमेंट्री बने रहें। इसके लिए अगर एंगल 1 डिक्रीज्ड होता है तो एंगल 2 को इंक्रीज्ड होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, तभी दोनों सप्लीमेंट्री एंगल बने रहेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें एक फिगर बना हुआ है, तो ये फिगर बना लेंगे सब लोग। क्वेश्चन है इन एडजॉइनिंग फिगर, इसी फिगर पर क्वेश्चन पूछा गया है। इस फिगर को अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो इसमें AB और CD दो लाइन O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और O से एक रे OE निकल रही है, और ऐसा बनने से एंगल 1, 2, 3, 4 और एंगल 5 फॉर्म हो रहे हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है। एंगल 1 और एंगल 2 ये अगल बगल में है। साथ ही साथ एंगल 1 और 2 को एडजेसेंट होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो इनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, तो 1 और 2 का कॉमन वर्टेक्स O है, और साथ ही साथ इसमें एक आर्म भी कॉमन होना चाहिए, तो इसमें आर्म OC ये भी कॉमन है। इट मीन्स एंगल 1 एंड 2 आर एडजेसेंट एंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, एंगल 1 एंड 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। इसके बाद सेकंड है एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। एंगल AOC मीन्स ये वाला एंगल हुआ, एंगल AOC। और दूसरा एंगल है एंगल AOE। एंगल AOE ये एंगल हुआ। तो क्या दोनों ये एडजेसेंट एंगल हैं। तो AOC अगर AOE को हम लोग देखें तो इनका कॉमन आर्म O तो है, बट इन दीज टू एंगल्स, इन दोनों एंगल में कॉमन आर्म नहीं मिल रहा है। कॉमन वर्टेक्स तो O मिल रहा है, लेकिन कॉमन आर्म इसमें AOC और AOE में नहीं मिल रहा है, इसलिए ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। जो कॉमन आर्म है एंगल की, एडजेसेंट एंगल की, वो दोनों के एंगल के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ AOC और AOE में वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, दीज टू एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट में, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर। क्या एंगल COE इस फिगर में ये एंगल COE है, और दूसरा EOD, एंगल EOD ये वाला एंगल है हुआ यहाँ से यहाँ तक,
और ये COE हुआ। क्या ये दोनों मिलके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं? तो दोनों को मिलने से ये 180 डिग्री हो रहा है, एक लाइन पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा यस, एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर। ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट हैं वो आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कई पार्ट हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है XYZ, इसमें पता करना है। फिगर बनी हुई है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और XYZ यहाँ लिखा हुआ है, एक एंगल 55 डिग्री लिखा हुआ है। हमें XYZ की वैल्यू इस क्वेश्चन में पता करना है। तो हियर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म। X और 55 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, Y और Z भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और हम लोग जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो X की वैल्यू हो जाएगी हियर X इज इक्वल टू 55 डिग्री। X हो जाएगा 55 डिग्री और इसका रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो X हमको मिल गया। अब Y पता करते हैं। तो यहाँ पे देखने से लग रहा है कि 55 डिग्री और Y ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। हियर Y प्लस 55 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होगा बिकॉज दे फॉर्म लीनियर पेयर। ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो लीनियर पेयर फॉर्म होने की वजह से Y और 55 मिलकर के 180 डिग्री होगा। और यहाँ से Y हम लोग निकाल लेंगे 180 माइनस 55, और 180 में से जब 55 घटाएंगे तो Y की वैल्यू आ जाएगी 125 डिग्री। ये हो गया Y की वैल्यू। अब आते हैं Z की वैल्यू के लिए। तो Y और Z फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो जितना Z होगा उतना ही Y भी होगा। तो हियर अगेन Z इक्वल टू 125 डिग्री बिकॉज Z एंड Y आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दिस इज इक्वल टू 125 डिग्री इक्वल टू Y। रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो Z की वैल्यू भी 125 डिग्री हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का X इज इक्वल टू 55 डिग्री, Y इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड Z इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं तो जिस रीजन से जो एंगल बराबर हो रहा हो उसको राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में ज़रूर लिखना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, और यहाँ पर फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट आप कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इसी के आधार पर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।